नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आतंक के ऑनलाइन कनेक्शन की, जिसका खुलासा दुनिया में टेरर पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल आतंक फैलाने में कर रहे हैं। भारत के पुलवामा और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में जो है आतंकी हमले का उदाहरण बनाकर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन दोनों आतंकी घटनाओं में डिजिटल संसाधनों से आतंकियों को मदद पहुंचाई गई। FATF ने कहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का दुरुपयोग आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। आतंक के ऑनलाइन कनेक्शन का यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए मुद्दा आपका में विभिन्न पहलुओं पर हम बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी के फॉर्मर DGP डॉक्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है सनसेट टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे साइबर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अमित दुबे जी से। अमित जी, आपका भी स्वागत है सनसेट टीवी पर। शुरुआत डॉक्टर विक्रम सिंह जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है। आतंकवाद का किस प्रकार ऑनलाइन कनेक्शन, किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, FATF की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? मनोज जी, अमित जी, नमस्कार। ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है, लेकिन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। आप देखें, चरमपंथियों ने पहले भी जो आह्वान किया था कि आप जो IEDs बनाए, आप जो विस्फोटक बनाए, वो ऐसी सामग्री से, ऐसे सर्किटरी से बनाए जो पड़ोस के वेयरहाउस या जो हार्डवेयर डीलर है उसके यहां से मिल जाए। भरसक कोशिश करें जो कि आपके चौके में मिल जाए, किचन में, अन्यथा जो पड़ोस के उसमें मिल जाए। तो इन्होंने जो ई कॉमर्स और जो आपके प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका हम आप लोग रोजमर्रे की खरीदारी में करते हैं, उसका दुरुपयोग इन्होंने करके पुलवामा में एल्युमिनियम खरीदा अमेजॉन से। और जब गोरखनाथ टेम्पल पर 2022 में हमला हुआ था तो 10,323 रुपए इन्होंने भेजे और 6,07,000 प्राप्त किए। किससे? पेपैल से। तो इन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करते हुए चरमपंथी गतिविधियों में कराया। FATF ने, अब इसीलिए मांग आ रही है कि FATF यहीं पे नहीं रुका। FATF ने इसको 200 देशों में जाकर के देखा कि इस कुरीतियों को लेकर के और VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का दुरुपयोग करके अपनी पहचान छुपाने की नीयत से इन्होंने और क्या क्या किया है। लेकिन इसकी जो परिणति होनी चाहिए मनोज जी, मैं संस्तुति करूंगा आपके माध्यम से कि पाकिस्तान को पुनः ग्रे लिस्ट में लाना चाहिए और इस चरमपंथियों की गतिविधियों को नोट करके हमारी सुरक्षा एजेंसी जरा ध्यान दें कि कहीं भी संदिग्ध गतिविधि होती है ई प्लेटफॉर्म पर और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, वो भी हमारे रडार पे आना चाहिए। जी बिल्कुल। अमित दुबे जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि FATF की जो रिपोर्ट है वास्तव में बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। हालांकि पहले से ही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनका दुरुपयोग आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। भारत लगातार इस बात को विभिन्न मंचों पर उठाता रहा है, कई बार इसके सबूत भी मिले, लेकिन अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये रिपोर्ट दे रही है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है तो फिर ये सारे चैलेंजेस आते ही हैं। जैसा कि विक्रम सर ने भी कहा कि पिछली दो घटनाओं में सीधे सीधे सबूत मिले, पर यदि आप इंटरनेशनल एक्टिविटीज देखें तो अभी यूरोप में फ्रांस के अंदर 3D प्रिंटर सप्लाई हुआ था अमेजोन के थ्रू, और उसका इस्तेमाल किया गया था कुछ हथियार बनाने के लिए। इसी तरीके से और भी जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे ड्रोन सप्लाई हो जाते हैं, उसके थ्रू भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। रिमोट कंट्रोल्स हैं जो सप्लाई होते हैं। आप कोई बहुत खतरनाक उपकरण सीधे सीधे नहीं बेच रहे हैं, पर उसके सारे पार्ट्स बेच रहे हैं, और वो पार्ट्स एक एक करके मंगा लिए जाते हैं और फिर असेंबल कर लिया जाता है। तो ऐसे में नजर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ जो रेगुलेट कर पाते हैं वो पूरा जो हथियार है उसके ऊपर रेगुलेशन करते हैं, सर्चिंग करते हैं, लेकिन पार्ट्स के ऊपर केवल नहीं करते। तो इस वजह से वो निकल जाता है ई कॉमर्स के थ्रू। और हम अमेजोन पे कई बार ऐसे जो अनाधिकृत चीजें बिक रही थी उनको टेक डाउन भी कराया जाता है, लेकिन ये बड़े सीमित समय के लिए ऑपरेट होते हैं और उसके बाद अपना काम जब निकल जाता है तो वहां से हटा भी दिए जाते हैं। तो इस वजह से बड़ा खतरनाक हो जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लगातार इस पर नजर रखना, और ये बहुत सेंसिटिव है। मेरे ख्याल से जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इसके लिए जिम्मेवार बनाना चाहिए। वो खुद इस चीज की मॉनिटरिंग करें, देखें, टेक डाउन करें, और यदि ऐसी कोई चीज जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज हो सकती है, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, चाहे वो ऐसा कोई हथियार या ड्रग वगैरह हो,
उस चीज के लिए उनको सीधे जिम्मेवार बनाया जाए। वो सिर्फ एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म की तरह बच ना निकले। उनको जब इसकी जिम्मेवारी देंगे तो फिर वो एआई का इस्तेमाल भी करें और टूल भी इस्तेमाल करेंगे और खुद टेक डाउन करेंगे, ताकि समय रहते एक्शन लिया जा सके। कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म भी बन जाते हैं जो शायद मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म नहीं है, नए ई कॉमर्स पोर्टल बन जाते हैं जी। और उनको उनके थ्रू सीधे सीधे इलीगल चीजें सप्लाई होने लगती। तो वो भी टेररिस्ट और जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया, जैसे कि जो आईएसआईएस से रिलेटेड कंटेंट थे या जो रिलीजियस हिट वाली सामग्री थी, वीडियोस थे, ये सप्लाई किए गए। ये बुक्स आई हैं, बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल आए हैं। अब इसको सीधे सीधे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि सरकार को जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, अब वो ई कॉमर्स मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। नकली इंडियन रुपीस भी करते, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कई सारे लिंक मैंने शेयर किए सर्टिन को, जिसमें भारतीय रुपीस बेचे जा रहे थे ओपनली कि आप आइए और 20,000 दीजिए और 1 लाख रुपए ले जाइए। ये सीधे सीधे वीडियोस बन के और नंबर्स कॉन्टेक्ट लिस्ट चल रहा था। तो ऐसे में यदि प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग नहीं होगी तो मामला काफी आगे निकल जाता है और फिर जब एक्शन लेते हैं तब तक उसकी परिणति किसी इवेंट के फॉर्म में होती है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उनकी निगरानी की आवश्यकता है। इस बात को अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्वीकार कर रही हैं, मान रही हैं और अपनी रिपोर्ट में उसका उल्लेख भी कर रही हैं। विक्रम जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है, भारत में तेजी से बढ़ा है, दुनिया में भी इसका प्रचार प्रसार तेजी से हुआ है, टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल पेमेंट। लेकिन जो रिपोर्ट कहती है कि आतंकवाद की दृष्टि से डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। आप एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आपने आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड की तमाम घटनाओं को बहुत करीब से दिया है, उनका मुकाबला भी किया है आपने। आप कैसे देखते हैं जो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, ये जो मुद्दे उभर के सामने आ रहे हैं? मनोज जी, आप देखें, किसी भी चरमपंथी संगठन के अपनी आरएनडी होते हैं। जी। लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद, उनकी अपनी आरएनडी है। उनका पहला मोटो है आप ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करें जिससे कि किसी के रडार पे ना आए और जो संदिग्ध ना हो। जैसा कि अमित जी ने कहा, अमित जी बड़े विद्वान चिंतक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं और सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण भी करते हैं। उन्होंने जो बात इंगित की है, अगर आप उसको गौर से सुने, आप छोटी छोटी चीजें लेकर के उनको असेंबल कर लें। अब हम हॉबी ड्रोन मंगाते हैं अमेजोन से, उसको हम किलर ड्रोन बना लेते हैं। कैसे? आईईडी से उसको प्लांट करके। बाकी चीजें मैं नहीं खुलासा करूंगा, लेकिन ये बहुत आसान काम है कि हॉबी ड्रोन को हम किलर ड्रोन बना दें। दूसरी चीज 3D प्रिंटिंग की बात अमित जी ने बताई। अब 3D प्रिंटिंग में हम क्या कर सकते हैं, पहले सब लोग समझ लें। लोग समझते हैं कि प्रिंटर ना, इसमें हम AK-47 का ब्लूप्रिंट है हमारे पास, यहां तक कि टैंक और कार है, हम वो भी उसका निर्माण 3D प्रिंटिंग के माध्यम से उसका खाका खींच सकते हैं। इतनी भयावह चीज है। अब हम इसको चेक कैसे करें? जैसे हम तेजाब है या कुछ नौसादर है या गन पाउडर है या डायनामाइट है, जो इसको खरीदता है, भले ही आप सिविलियन स्टोर करें, लेकिन उसका भंडारण या कुछ चीजें जो संदिग्ध हैं, आप ऐसी 100-200 चीजों की फहरिस्त बना लें और जो जो खरीदे उनका लेखा जोखा आप जरूर कर लें। जैसे आप तेजाब का करते हैं, बाकी चीजों करते हैं, गंधक का करते हैं, पोटाश का करते हैं, उसी तरीके से ये जो ड्रोन खरीदे आप जरूर करें, क्योंकि ड्रोन फ्लाइंग के तो अब तो लॉस भी बन गए हैं। इसी तरीके से 3D प्रिंटिंग अगर ले रहे हैं, कितने लोग खरीदेंगे 3D, तो उनका लेखा जोखा हमारे पास होना ही चाहिए और इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसीज के पास जाना चाहिए। जब हमें मालूम पड़ गया कि 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन है और इस तरीके रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं, ये खरीदी जा रही हैं और इन प्लेटफॉर्म से ली जा रही हैं, तो उसका लेखा जोखा और डॉक्यूमेंटेशन और डोजियर पुलिस और इंटेलिजेंस के पास भी रहना चाहिए। और आगे की सोच की, ये तो आज की बातें हैं, और ऐसी क्या चीज है जो रिसर्च में हम कह सकते हैं कि असेंबल एट होम और डू इट योरसेल्फ, DIY जिसको हम कहते हैं, DIY का किट बना करके हम जो कर सकते हैं, उनकी कल्पना शक्ति हम देख लें और क्या बन सकते हैं। एक्सप्लोजिव्स, IED, किलर ड्रोन्स और इस तरीके की चीजें, रिमोट कंट्रोल्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, उन तमाम चीजों का लेखा जोखा बना लें और उसका डॉक्यूमेंटेशन करें। मैं कह सकता हूं काम दुष्कर है, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जी बिल्कुल। अमित दुबे जी, जिस तरह से पहचान छुपाकर सोशल मीडिया के जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बात चाहे हथियारों को पहुंचाने की हो या पैसे का लेन देन की हो, जो फंडिंग की बात हो, डोनेशन की बात हो, इस तरह के मामले उभर के, अगर मैं कहूं आतंकवादी घटनाओं में एक के बाद एक उभर कर सामने आए हैं, इसका समाधान किस तरह से होगा? किस तरह हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं टेक्नोलॉजी के जरिए इसको काउंटर कर सकेंगी? देखिए, मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक ट्वीट हुआ था
अब वो एक्स हो गया, प्लेटफॉर्म ट्विटर था, और ISIS का कोई ट्वीट था कि बिटकॉइन वॉलेट दिया गया था और उसमें डोनेशन मांगा गया था। और मेरे से कहा गया कि देखिए कि इंडिया से किसने इसमें डोनेशन दिया। और उसके बाद जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता पड़ा कि ये जो वॉलेट है ये साउथ अफ्रीका में किडनैपिंग में भी इन्वॉल्व था। ये जो वॉलेट है एक सोशल मीडिया पर पोंजी स्कीम चल रही है उसमें भी इन्वॉल्व था। और उसके बाद जो ISIS के डोनेशन है उसमें भी इन्वॉल्व था, क्योंकि जब मनी ट्रेल निकालना शुरू किया बिटकॉइन जो लेजर है उसमें, तो बहुत सारी चीजें खुलती चली गई और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया मैटर कि समझ में आया कि अरे ये तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, जो हम सोच रहे थे कि सिर्फ डोनेशन मांगा जा रहा है, तो जो मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर्स हैं भी, विक्रम सर समझ जाएंगे कि ये चीजें सिर्फ यूनिट लेवल पर नहीं होती है, इसके पीछे पूरा सपोर्ट सिस्टम कैरी करता है। अब जब कोई हथियार बनाना चाहता है, हथियार के लिए जो पार्ट्स हैं कोई ना कोई तो बना के उसमें अवेलेबल कराता है ना, तो जो वेंडर रजिस्ट्रेशन होते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी भी डाइसी होती है, क्योंकि वो लोग भी अपनी पहचान छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन कल के दिन यदि जांच होगी तो उन तक सीधे सीधे ना पहुंचा जाए। और जी। ऐसे में कई बार वो सप्लाई इंडिया से ही हो रही होती, लेकिन वो एक जगह पहुंचाना है। एक टॉय था, एक बेचा जा रहा था, लेकिन जब उस टॉय को तोड़ा जाए, रिसेंबल किया जाए, तो वो एक छोटी गन बन जाती थी। तो ऐसे में कई बार छुप के भी चीजें फ्रेम की जाती हैं, बनाई जाती हैं, इंडिया के अंदर भी बन रही होंगी और बाहर से भी मंगाई जाती है। तो अब क्रिएटिविटी इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि हम सीधे सीधे कोई मेटा डेटा के बेस पर सर्च करके प्लेटफॉर्म से इस तरह की चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मॉनिटरिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो AI बेस्ड मॉनिटरिंग की जरूरत हो, जी। थोड़ा और ऑथेंटिक मॉनिटरिंग हो जाएगी। अभी कई सारे ऐसे AI टूल्स हैं जो विजुलाइज करके कंटेंट की पॉसिबिलिटीज दे देते हैं कि ये कैसे कैसे मिसयूज हो सकता है, जैसे कि क्या इससे कोई हथियार बनाया जा सकता है, क्या इससे हार्म हो सकता है। तो इस तरह की जो इवोल्यूशंस हैं वो यूज होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से एक डेडिकेटेड सेल होना चाहिए। अभी क्या है कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बड़ी स्कैटर्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट अफेयर है, तो स्टेट पुलिस उसमें बिजी होती है, पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी प्रायोरिटीज मॉनिटरिंग को लेकर नहीं होती है, जो इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। पर ये जो प्रोएक्टिव मेजर्स हैं ये एक अलग विषय है। प्रोएक्टिव मतलब काम होने से पहले रोक दिया जाए, कोई इंसिडेंट हो उससे पहले ही, जैसे कि जो IB का काम होता है। लेकिन इसके लिए एक अलग मॉनिटरिंग सेल मेरे ख्याल से जरूरत है, जो सिर्फ ऑनलाइन नजर रखे, और इस नजर में रखने में हमें ये भी ध्यान देना है जो मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह भी है। जी। अभी आपने मणिपुर में देखा मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कहां पहुंच गया मामला, और मैं गया था, जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर है वहां, उनसे मिलने भी। तो बातचीत में यही निकला कि देखिए कितना ज्यादा टेलीग्राम और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है इस चीज को स्प्रेड करने में, और उसकी वजह से मामला हाथ से बाहर निकल गया, क्योंकि हम उसको प्रोएक्टिवली मॉनिटर ही नहीं कर पाए। तो न सिर्फ ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, ज़ेंगी हो, डिस्कॉर्ड हो, डार्क वेब हो, इसकी एक होलिस्टिक मॉनिटरिंग सेल की जरूरत है, और तभी हम मेरे ख्याल से समय पर बता पाएंगे एजेंसीज को कि जी। ऐसी कोई गतिविधि हो रही है और उस पर एक्शन। जी। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी के कारण जहां आम आदमी को लाभ के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, वहीं आतंकवादी संगठन जो हैं वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और इस तरह के उदाहरण अब उभर के सामने आने लगे हैं। विक्रम जी, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, दुनिया के कुछ देशों की बात करूं, तो यह बात भी उभर के आ रही है कि कुछ देशों की सरकारें आतंकियों को सीधे या परोक्ष रूप से फंडिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही हैं इस पूरे मामले में टेक्नोलॉजी के जरिए। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है, चंदे की उगाही कर रहा है आतंकवाद के नाम पर, दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी जो वित्त संस्थान हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो पैसा दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, ये भयावह स्थिति है। पाकिस्तान तो वैसे भी एक रोग स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, और एसिमेट्रिक वॉरफेयर और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को, जिसमें इंटेलिजेंस वॉरफेयर के साथ साथ इस तरीके की चरमपंथी घटनाएं हैं, वो फंडिंग तो करते ही करते हैं। यहां तक कि अफीम की खेती करवा के, अफीम बेच करके, उससे मुनाफा कमा करके, और अन्य आपराधिक चैनलों से वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा, लश्कर तैयबा का अपना R&D सेल है, जैश ए मोहम्मद का अपना एक वो सेल है, इसी तरीके से ये तमाम चरमपंथी संगठन है, इनके R&D। और ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? अमित जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, AI एनेबल्ड सर्च इंजन्स, मैं कहता हूं AI एनेबल्ड सोशल मीडिया मॉनिटर्स। ये तो कुछ स्टेट्स ने शुरू भी कर दिया है कि वहां पर चरमपंथी गतिविधियां, आपत्तिजनक चीजें, हेट स्पीच, और इसी तरीके के अगर बम विस्फोट या नरसंहार इस तरह कोई बात करता है, तो सोशल मीडिया AI एनेबल्ड जो पेट्रोल है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो अमित जी ने प्रस्ताव दिया है
कि हम इतने प्रोएक्टिव हो जाएं कि कोई चीज जब चिंतन की स्टेज में हो हम उसको डिटेक्ट कर लें, कैच कर लें और निष्क्रिय कर दें। वो यात्रा बहुत लंबी है और अमित जी ऐसे लोगों का सक्रिय प्रोएक्टिव योगदान आवश्यक होगा, क्योंकि हमारी पुलिसिंग अगर मैं कहूं उसकी भी यात्रा अभी बहुत लंबी है। और आपके चैनल के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहूंगा चोरी डकैती महत्वपूर्ण थे और हैं, लेकिन आज का जो युग है इस तरीके का एआई एनेबल्ड डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम और इस तरीके की चीजें जो हैं वो एक दूसरे डायमेंशन के ऊपर ले गए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके और राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को दृष्टिगत रखते हुए। अब हमें देखना है एआई एनेबल्ड मॉनिटरिंग, एआई एनेबल्ड सोशल मीडिया पेट्रोलिंग। और पहले भी, इससे पहले कि कोई चीज आए, हमारी आर&डी उसको न केवल निष्क्रिय करे बल्कि उससे आगे बढ़ के एक समाधान भी प्रस्तुत करे। और वो संभव है, इजराइल ने किया है, चीन ने किया है, तो अगर वो कर सकते हैं तो मनोज जी हम भी बिल्कुल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं यही समझना चाहता हूं आपसे अमित दुबे जी, क्योंकि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन भुगतान के जो तरीके हैं, इसमें अगर मैं कुछ की बात करूं तो इनके सर्वर्स जो हैं वो विदेशों में हैं, एक तरह से विदेशों से संचालित होते हैं, लेकिन कारोबार दूसरे देश में करते हैं। भारत में भी इस तरह से कई प्लेटफॉर्म सक्रिय हैं। इन पर अंकुश किस तरह लगाया जा सकता है? क्या साइबर लॉ के जरिए कुछ कानून बने हैं या सरकार बना रही है, या क्या आप इस मुद्दे पर सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आप साइबर लॉ की दृष्टि से भी साइबर एक्सपर्ट हैं देश के? क्या कहना है आपका? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो काफी हद तक इन चीजों को दायरे में लाता है, क्योंकि हमारा डेटा है और जो पुलिस है या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनको ये पावर है कि वो कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को मांग सकें, जो भी इंफॉर्मेशन इन प्लेटफॉर्म पर हमारे यूजर्स की, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर, वो तो हम मांग ही सकते हैं। सवाल तब उठता है जब कुछ ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल भी आ जाते हैं जो हमारे जुरिडिक्शन में आते ही नहीं, जिनकी की होस्टिंग ही टर्की, ईरान और चाइना में जी। और एमलेट हमारा उन कंट्रीज के संग नहीं है, तो उसमें इंफॉर्मेशन निकालने में मुश्किल होती है और उनको तो पूरी तरीके से ब्लॉक ही कर देना चाहिए, उनको तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए। जैसे हमने कई सारे पोर्टल्स टाइम टू टाइम ब्लॉक करते रहते हैं जी। उनको भी मॉनिटरिंग करके पता करना चाहिए क्या कोई ऐसा ई कॉमर्स पोर्टल चल रहा है। अभी आप देखना कि जैसे कि क्लोन वेबसाइट बनती हैं बैंक्स की, या क्लोन वेबसाइट बनते हैं जितने भी सर्विस हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी। अभी जब डिजिटल अरेस्ट के केसेस हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्लोन वेबसाइट, लेकिन बाय द टाइम जब उसको टेक डाउन करते हैं, लोग टूट चुके होते हैं, लोगों को डराया जा चुका होता है, उनको उनके अरेस्ट वारंट भेजे जा चुके हैं उसके थ्रू। तो ये सारी गतिविधि बहुत टाइमली होनी चाहिए। जो सर ने बात कही कि यदि हम प्रोएक्टिव होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में ही इतना नुकसान हो जाता है कि उसके बाद उसकी भरपाई करने के लिए जो ज्यादा एफर्ट लगता है, तो ऐसे में यदि हम चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड सेल की जो मैं बात कर रहा हूँ, और ये संभव है। बिल्कुल सर ने कहा कि जब चाइना ने कर लिया, आप वहां पर एक छोटा सा पटाखा नहीं खरीद सकते बिना रेगुलेशन के, तो ये जो चीजें हैं वहां है पॉसिबल जी। और आप चाहें तो बाकी जो और भी जैसे लिथुआनिया करके देश है वहां उन्होंने भी रेगुलेट किए अपने सारे। लेकिन चाइना का एग्जांपल मैं इसलिए दूंगा, चाइना भी बड़ा कंट्री है। नॉर्मली जो छोटे देश जैसा अचीव कर लेते तो हम कहते हैं उनका पॉपुलेशन क्या 50-60 लाख 1 करोड़ है, उनमें तो मॉनिटरिंग हो जाती है। भारत में दिक्कत होती है, लेकिन आपके सामने है एग्जाम, चाइना ये कर रहा, और चाइना की हर चीज इतनी रेगुलेटेड है कि वहां पर इस तरह की गतिविधियां करना आसान नहीं है, और यदि कर दिया तो फिर बच के निकलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये चीज यदि हमने उतना टाइट कर दी, वाटर टाइट कर दी, तो मेरे ख्याल से लोग फिर उसका मिसयूज करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ चैलेंज है, लॉ है, लेकिन लॉ से कोई चीज, लॉ सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कानून के दायरे में अपने आप को समझते हैं, जो डिटरेंट की तरह काम करता है। टेररिस्ट के लिए लॉ नहीं होता, टेररिस्ट के लिए तो फिर अलग ही प्रोसेस होते हैं, वो आपके लॉ की वजह से वो काम नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं, वो तो सारे तरीके निकालेंगे ही जी। और जैसे सर ने कहा कि वीपीएन तो इस्तेमाल होता ही है, उसके अलावा उनके लिए डेडिकेटेड सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर भी अवेलेबल होते हैं। फिर कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो उनको फैसिलिटेट करती हैं कि हम आपको ई कॉमर्स पोर्टल होस्ट करने की सर्विस दे देते हैं, आप यहां से बेचिए और डायनेमिक आईपीस दे देंगे, इंडिया मॉनिटर नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की चीजें भी होती जो थोड़ा सा एक लेवल आगे जाकर फैसिलिटेट होती है, जैसे डार्क वेब पर हम देखते हैं जी। लेकिन डार्क वेब की भी मॉनिटरिंग पॉसिबल है, और इस तरह की भी जो लोग इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं उनको भी टेक डाउन करना पॉसिबल है। इसके लिए अगेन एक डेडिकेटेड सेल की जरूरत है, विल पावर की जरूरत है, और एक दूर की समझ की जरूरत है, क्योंकि आज से शुरू करेंगे तो शायद अगले 3 साल 5 साल में हम वो अचीव कर पाएंगे। ये इमीडिएट होने वाला चीज नहीं है कि आज आपने मॉनिटरिंग शुरू की और कल पकड़ना शुरू कर दें। इसके लिए बहुत बहुत लंबी लड़ाई है।
जी। अमित दुबे जी, भारत सरकार हो या सुरक्षा एजेंसीज हो, वो अपनी दृष्टि से कदम भी उठा रही हैं सुरक्षा की दृष्टि से, आतंकवाद को काउंटर करने के लिए टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी सरकार ने बिल भी बनाया है, सरकार ने कानून भी बनाए हैं। लेकिन अगर मैं आम आदमी की दृष्टि से बात करूं, क्योंकि जब हम बात आतंकवाद से लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें आम आदमी की भागीदारी, क्योंकि आम आदमी जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। साइबर लॉ का भी सवाल यहां पर आता है। जागरूकता की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं आम आदमी की भागीदारी को आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में? देखिए, कोई भी टेररिस्ट अटैक बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता जी। चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो, कोई ना कोई लोकल व्यक्ति हेल्प कर रहा होता है, ये तो हम देखते ही। ऐसे में जो उस व्यक्ति के आसपास के लोग हैं, कई बार उनको हिंट मिलते हैं, कई बार वो समझते भी हैं और वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं या डरते हैं, या जो भी कारण रहे हो, मेरे ख्याल से उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जी। जब तक लोग उस चीज की जिम्मेवारी नहीं लोगे, जब हम कैंपेन चलाते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति किराए पर रहने आता है जो संदिग्ध लगे तो बताइए, या कोई भी ऐसी हरकत होती है कि सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहे हैं आप जो कि अभी खरीदी गई है और चल रही है किसी एरिया में, और आपको लगता है कि ये किसी पर्पस के लिए ली गई है, तो ये बता सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से नागरिक ही बता पाएंगे और उसी के बेस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि क्रिमिनल तो वो सारे प्रोविजन लेके आता है कि आप ना उसको ऑनलाइन उतनी आसानी से ढूंढ लें, इमीडिएटली टाइम लगता है, या कि वो अपनी पहचान, आईडी, हर चीज प्रॉपर पुख्ता करके आता ही है, तभी तो वो वहां पहुंचा हुआ जी। तो ऐसे में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है लोगों के ऊपर। और ये बात तय है कि कोई भी इस तरह का अटैक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई अंदर घुसपैठिया ना हो, और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना, उस व्यक्ति को रिपोर्ट करना, उस व्यक्ति को पहले ही रोक लेना मेरे ख्याल से बहुत संभव है। यदि हम नागरिक सपोर्ट ले लें, उसके लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। आज की डेट में थोड़ी सी जो कमी है कि पुलिस और आम आदमी के बीच में वो लेवल का ट्रस्ट नहीं है। मतलब ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद इस दिशा में एफर्ट कम हुए। लोग डरते हैं, चाहते हैं, बताते नहीं कि कल के दिन मैं ही ना फंस जाऊं, मुझ पे ही ना इंक्वायरी हो जाए कि कहां बताना है। कोई लोग बिल्कुल समझ लेते हैं क्यों हर किसी की कंप्लेन कर रहे हो, पर हर छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही बना लें जहां ये चीजें रिपोर्ट हो और एनालिसिस करके बिल्कुल एक्शनेबल पॉइंट्स डिसाइड कर लें कि भाई यहां जरा देख लो ऐसी कोई कंप्लेन आई, तो मेरे ख्याल से उतना भी बहुत। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। साइबर लॉ के हिसाब से भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग आतंकवादी और दुश्मन देश कर रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी की भूमिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विक्रम जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जिस तरह से आतंकवादी संगठन दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके सामने पूरा मुद्दा है। टेक्नोलॉजी का काउंटर टेक्नोलॉजी ही हो सकता है। इस लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं तो टेक्नोलॉजी का वो कौन सा ई प्लेटफॉर्म होगा, कौन सा ई रणनीति हमारी होगी जिससे हम आतंक का काउंटर कर पाएंगे, सुरक्षा को मजबूत कर पाएंगे? क्या वो समय आ चुका है कि जब इस दिशा में भी हमें प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की जरूरत है? अब मनोज जी, किसी एक वैज्ञानिक ने और किसी को आईटी एक्सपर्ट ने यह कहा, आज के युग में निरक्षर वो नहीं है जो क ख ग नहीं जानता है, निरक्षर वो है जो आईटी एनेबल्ड नहीं है। आईटी एनेबल्ड नहीं है तो आदमी की सारी डिग्री बेकार और सब कुछ बेकार। एआई एनेबल्ड नहीं है तो सब कुछ बेकार। आने वाले वक्त में हर चीज आपकी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी, आईटी और एआई ड्रिवन होगी। और जिस तरह का सबसे अच्छा एग्जांपल दिल्ली पुलिस ने अभी ये किया है, एआई एनेबल्ड फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जहां पर 50 आदमी जब चलते थे तो एक आदमी पकड़ते थे, अब वो केवल एक वाहन घूमता है और कहीं कोई मोबाइल अगर बच गया या कहीं किसी का फेशियल जैसा कि बन्ने है, बोंदू है, कल्लू है, वो तुरंत बीप हो जाता है और वो डिटेक्ट हो जाता है। आप ये देखिए, ये गेम चेंजर्स है, ये क्रांतियां हैं। और इस क्रांति में ला करके अमित जी ने, लेकिन हमारी जो तैयारी है, मैं देखिए स्पष्टवादी हूं, मैं वही कहूंगा, हमारी यात्रा बहुत लंबी है। हम आज भी डंडे पर ज्यादा विश्वास करते हैं, आईटी पर, कीबोर्ड और माउस पे हमारा वो एतबार अभी नहीं है। वक्त आ गया है कि 99% काम कीबोर्ड और माउस पे होना चाहिए, 1% बाकी विधाओं में होना चाहिए, न कि 99% लाठी और डंडे पे होना चाहिए। आप अमित जी का एक पॉडकास्ट है शायद एक बच्ची के साथ 7 साल की, किस विद्वतापूर्ण तरीके से उसने एआई के ऊपर, आईटी के ऊपर, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के ऊपर किया है। अगर वो 7 साल की एक बच्ची कर सकती है, मैं समझता हूं हमारे सभी पुलिस अधिकारी जो कि इतने कुशाग्र हैं, कांस्टेबल से लेकर के कांस्टेबल बीटेक आ रहे हैं, एमटेक आ रहे हैं,
मैं समझता हूं सबके लिए कुछ कोर्स कंपलसरी करना चाहिए और नागरिकों के लिए भी विशेष कोर्सेज होने चाहिए, कैप्सूल कोर्स होने चाहिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट जिस तरीके की भयावह स्थिति आ रही है, बिना कंप्यूटर और आईटी नॉलेज के मैं समझता हूं कि हम लोग एक मुसीबत को दस्तक दे देंगे अगर हम इसके ऊपर जागरूक न हुए। जी, जाहिर सी बात है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात हो या डिजिटल पेमेंट की बात हो, आतंकवादी जिस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अब इसका खुलासा कर रही हैं। भारत सरकार लगातार आरोप लगाती रही है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसे पुलवामा और गोरखपुर की घटना में दिया गया। विक्रम जी, अमित दुबे जी, आपने संसद टीवी से बात की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।